क्वेश्चन नंबर 1 में BF4 माइनस में कोवेलेंसी डेट मीन्स कितना बॉन्ड बना है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे बोला था, ध्यान से देखो, इसका नहीं मालूम है तो X फ्लोराइड का आपको लिगेंड में बता रखा हूँ, तो +4 है इंटू इसका होता है -1 और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पे क्या दिख रहा है -1, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोवेलेंसी 4 फ्लोरीन, चारों सिंगल डोनर है, राइट, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो कोवेलेंसी हो जाएगा 4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन गिवन थे, किसमें एम्बीडेंट लिगेंड नहीं है, ऐसा पूछा गया। ऑक्जिलेट चिलेटिंग है, EN चिलेटिंग है, वाटर मोनोडेंटेड है, तो इसी में एम्बीडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NCS एम्बीडेंट है, यहाँ पे NO2 एम्बीडेंट है, यहाँ पे भी NO2 और NCS एम्बीडेंट है, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, CO न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा Fe पे। यहाँ पे वेनेडियम का निकालोगे तो 2+ है और ऑक्सीजन का 2-, तो आप कैसे लिखेंगे X - 2 × 1, 2 = 2, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का -6, तो इस पे कितना आ जाएगा +6, टोटल सम करना है तो कितना हो गया आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड कितने हैं, तो ये तो नहीं होता इथिलीन डाइमीन, HCN होगा, आइदर सल्फर डोनर या नाइट्रोजन डोनर। कितने नंबर दिख रहे हैं 4, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सेम वाइज सोडियम फर्स्ट ग्रुप का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नहीं मालूम है तो X सम ऑफ ऑल चार्जेज = चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इसका बाइपरिडीन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0, Cl का -1 होता है, 4 Cl है तो -4 = चार्ज दिख रहा है नहीं 0, तो X कितना हो गया यहाँ से 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपको 3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड, बाइपरिडीन एक लिगेंड है इंटू डेंटिसिटी, देखो ध्यान से, दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, 5 मेंबर की रिंग भी बन जाएंगी, तो इंटू डेंटिसिटी 2 प्लस Cl मोनोडेंटेड, राइट, और 4 है तो 4 × 1, तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 9। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 में इस कंपाउंड में Ag के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा। इसके बारे में आपको मालूम है, इस पे -1 होता है, 2 हैं तो -2, तो Ag पे अगर मैं +1 लूँ तो राइट, वैसे भी Ag पे +1 होता है, तो इस पे -1 आ जाएगा, और इस पे -1 है तो इस पे +1 आना चाहिए, तभी दोनों कनेक्टेड होंगे, चार्ज होगा। तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी +1 है वो किसका है, Ag का, तो Ag यहाँ पे दोनों में ही किस में है +1 में, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2। तो ये सारे PYQ हैं जो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कितना EN रिक्वायर्ड होगा फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ NH3, तो यहाँ से ध्यान से देखो, EN जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, एक बार में 2 देगा, और जो अमोनिया है आपका दैट इज अमाइन, तो ये मोनोडेंटेट है, तो ध्यान से देखो 4 है ये, तो इसके कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे 2 इथिलीन डाइमीन लोगे तो 4 अमोनिया को वो रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो आंसर हो जाएगा 2। EDTA में कितने कोऑर्डिनेशन साइट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में, तो 6 है, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9 में इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4 सोडियम है तो 4+, इसका नहीं मालूम है तो X, Cn का -1, 5 है तो -5, NOS का -1 होता है, राइट, तो आप निकाल सकते हो पहले वाले में 4 + X -5 -1 = 0, तो यहाँ से X कितना हो गया, ध्यान से देखो 2, तो यहाँ पे आयरन +2 में आपका, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप, कैसे, 4 + X -8 = 0, तो यहाँ से X कितना आ गया 4, राइट, और यहाँ पे CO न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे 0, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 + 2 दैट इज 6, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो Cl मोनोडेंटेट है तो 1, इथिलीन डाइमीन बाइडेंटेट है तो 2 to the 4, तो आपको क्या ट्रिक बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी प्लस नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, सबको सम कर दो तो कितना आ गया आंसर 5। इसमें अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड ध्यान से देखो 3 और डेंटिसिटी इसका ऑक्सिलेट है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दूसरे वाले में 6।
एक क्वेश्चन कि इस टाइप से बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देगा, मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 6। बट एफ ब्लॉक उससे ज़्यादा बना सकता है। टोटल डोनर एटम काउंट करो, 1 2 3 नाइट्रोजन का लोन पेयर, 4 5 6 7 8, तो एफ ब्लॉक की मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है, 8 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है ये दे करके इसकी डेंसिटी कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, इसमें कोई है ही नहीं लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, तो 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन से डेंसिटी कितना हो गया 4। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 13 में थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, ध्यान से देखो 4 इंटू डेंसिटी, ऑक्सिलेट है बाइडेंटेड तो 2, प्लस वाटर के नंबर 2, मोनोडेंटेड है तो 1, तो कितना हो गया आंसर 10। तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ये कंपाउंड गिवन था 3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का बताना है। तो यहाँ पे वाटर न्यूट्रल हो गया, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 3 क्लोरीन तो 3 माइनस, तो क्रोमियम पे +3 होगा, तो 3 वाले ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सारे हैं। दूसरे वाले में C6H6 बेंजीन न्यूट्रल लिगेंड हो गया, राइट, कोई चार्ज नहीं, तो क्रोमियम 0 में होगा, तो 0 वाले ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका 2 प्लस हो जाएगा, क्रोमियम का नहीं मालूम है तो एक, Cn का -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ब्रैकेट में 2 है, मतलब ऑक्साइड आयन है, राइट, तो कितना लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ -2, और यहाँ पे 2 ही हैं तो +-2, अमोनिया का क्या होता है 0, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 6 आ जाएगा आपको, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट कि कैनॉट एक्ट एज लिगेंड, तो लिगेंड का काम कौन नहीं कर सकता, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी सब कर सकता, राइट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में है, क्रोमियम, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, 1 Cl का -1, 2 ऑक्सीजन है तो -2, तो यहीं पे क्रोमियम +6 में ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में यहाँ पे देख सकते हो +3 में आएगा, यहाँ पे भी +3 में, यहाँ पे मैग्नीज तो +7 में, राइट। 17 में इस टाइप से दे दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंसिटी इसका 2, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है कुछ तो 1 और डेंसिटी 2, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आपको वो सारे टेबल याद करवाया। ये ऑक्सीलेट -2 होता है, NO2 पे -1, तो टोटल -3 है, तो एलिमेंट पे कितना होना चाहिए +3, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 में ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस है, राइट, तो कैसे लिखते हैं x, इसका तो 0 ही हो गया, -2 = चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल 1, तो x कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन गिवन था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, राइट, ये आपको बता रखा हूँ पॉइंट में। इसमें अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, 1 पोटेशियम का 1 प्लस, 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस, निकल का नहीं मालूम है x, Cn का 1 माइनस होता है, 4 Cn है तो -4, चार्ज मॉलिक्यूल पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 0, तो यहाँ से x क्या आएगा 0, डेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0। तो ये सारे PYQ थे जो आपको मैंने सॉल्व करके बताया अपने ट्रिक से। जाते जाते ज्ञान की बात, और वेरी सिंपल है ये, होमोलिप्टिक का मतलब सारे लिगेंड सेम होना चाहिए, और हेट्रोलिप्टिक मतलब एटलीस्ट 1 लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा विच इज होमोलिप्टिक, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो सारे के सारे लिगेंड अमाइन है, तो यही हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, इसमें भी 2 डिफरेंट है, अमोनिया एंड क्लोरीन, इसमें भी 2 डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट है तो हेट्रोलिप्टिक, और अगर सेम है तो होमोलिप्टिक। एंड पॉइंट नंबर 2, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये पूछा जाता है, तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, जो भी सेंट्रल मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर, उसमें से माइनस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, विथ साइन पुट करना है, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड कर देना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड।
तो अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे EN रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आता है तो नॉट फॉलो। बट ये अप्लाई किस में नहीं करेंगे, कार्बोनिल वाले CO वाले में। CO वाले में I इक्वल या ना उससे मतलब नहीं है, ऑलवेज फॉलो आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि CO ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करके उसको कर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे K4FeCN6, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे +2, तो ये मेटल हो गया, एटॉमिक नंबर 26 +2 है तो -2 कर दिया विद साइन पुट कर करके। कोऑर्डिनेशन नंबर आप ध्यान से देखो 6 और × 2, तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखो 36, जो कि आयरन का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस हो गया क्रिप्टन, राइट। तो ये फॉलो कर रहा है ऐसा बोलेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पे निकालोगे तो आयरन आ जाएगा आपका +3 में, तो 26 - 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2, तो ये आएगा 35, जो कि इक्वल नहीं आ रहा 36 के, तो हम बोलेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है। और इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लिगेंड कौन है, कार्बोनिल, तो ऑलवेज फॉलो कर रहा है, भले वो करे या नहीं करे। बाय द वे यहाँ पे 25 और इसका 5 × 2 10 35 होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फॉलो नहीं कर रहा है। वो CO यहाँ पे मैन फैक्टर क्रिएट करता है, वो खुद ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर के उसको कर देगा, तो ये आपको मानना है कि ये 36 हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से। यहाँ पे पोटेशियम कैटायन है 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस आ जाएंगे, राइट। तो एनायन आपका कम्प्लेक्स हो गया, कम्प्लेक्स हो गया तो लास्ट में 8 वर्ड आना चाहिए। ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं आ रहा है, यह भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो में आपका कहीं भी बाई वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसके नंबर बताने के लिए ट्राई यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे ट्रिस यूज किया हुआ है, जबकि यहाँ पे ट्राई यूज किया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे आपको चेक करना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आंसर टिक करना है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया अगेन 2020 में कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, Cl इधर बाहर है तो इस पे -1, तो इस पे +1। कैटायन आपका कैसा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स, तो प्लेटिनम वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सब में प्लेटिनम है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इससे काम नहीं बना, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो अमाइन है, अमाइन में कोई डाई वर्ड नहीं आया है, राइट, तो इसलिए डाई अमाइन यूज करेंगे। तो डाई अमाइन ध्यान से देखो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 20 हुआ, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो डाई को हम नहीं लेते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए को लेंगे, तो अमाइन तक आ गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो क्लोरीन, सी आएगा ए के बाद, तो क्लोरिडो, तो ये भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एम यूज कर लिया है, तो ये गलत हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। उसके बाद ये कौन सा है, मिथेनामाइन इसको बोलेंगे, राइट। एल्केनामाइन IUPAC नेम, तो मिथेनामाइन होगा, एमिनो मिथेन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 2012 में पूछा गया है कि डाई ब्रोमीडो 20 इथाइलिन डाई, क्योंकि यहाँ डाई लगा हुआ है इसलिए 20 वर्ड लगाया है, अमाइन क्रोमियम 3 में है ब्रोमाइड, राइट। तो इस कौन सा फार्मूला होगा, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ब्रोमीन कितना चाहिए आपको, डाई 2 ब्रोमीन चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये गया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे 4 है, तो ये गया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है। उसके बाद हमें इथाइलिन डाइमाइन भी 2 चाहिए, राइट, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो ऑप्शन बी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज तो मिलेगा नहीं, बस चेक करो और आंसर पाओ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको गिवन था, इसका IUPAC नेम बताना है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये NO2 पे 1 -1 होगा, ये अमाइन है, राइट, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, टोटल -3 है, तो इस पे कितना होगा, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाले कौन है, ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन गया। उसके बाद हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे N से स्टार्ट किया है, जबकि इस वाले में ध्यान से देखो आप P से, बट P को तो पेंटा को तो हम लेते नहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक्चुअली में वो किससे, A से, अमाइन से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले N नहीं आता है, पहले A आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, राइट। पेंटा अमाइन नाइट्रीटो, N क्यों दिखाया, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे मेटल के सामने कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रीटो N। अगर ऑक्सीजन इसी को ऐसे पलट कर लिखता ONO, तो नाइट्रीटो O हो जाता, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन IUPAC नेम आपको बताना है और वेरी सिंपल, ध्यान से देखो यहाँ पे आपका कैटायन पोटेशियम है तो ये एनायन होंगे -3, तो इसमें 8 वर्ड आना चाहिए आयरन के लास्ट में, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन गए। और ये तो वैसे भी गए क्योंकि ट्राई पोटेशियम लगा दिया है, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का नंबर नहीं बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम 6 है, हेक्सा, साइनो, फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आयरन किस में +3 में, तो इसलिए ये 2 वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको करना वेरी इजीली। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी के बारे में, और अगेन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस कई प्रॉब्लम आते हैं और ये बहुत इजी भी है। अकॉर्डिंग टू वर्नर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और एक को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का पता लगता है, जबकि सेकेंडरी से कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगता है, राइट। प्राइमरी वैलेंसी को आप कैसे पहचानेंगे, पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वो आयोनाइजेबल होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अगर बाहर में है तो वो प्राइमरी वैलेंसी है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी है, इसलिए अंदर वाले कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए नॉन आयनाइजेबल। वेरी सिंपल, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट पूरा एक यूनिट है, ये ब्रेक नहीं होगा, इसके बाहर वाले या इधर वाले ब्रेक होंगे, अंदर वाले कभी ब्रेक नहीं होते, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो इसलिए ये नॉन आयनाइजेबल है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल भी होंगे। नॉन डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि आयन से पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज वो किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकते हैं, बट ये डायरेक्शनल होंगी। क्यों, क्योंकि ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती हैं प्लस शेप को डिटरमाइन करने में काम आता है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, लाइक ऑक्टाहेड्रल होगा तो XYZ डायरेक्शन से, स्क्वायर प्लेनर होगा तो XY डायरेक्शन से, तो इसलिए ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएंगी। नेक्स्ट इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जबकि इसको थिक लाइन से शो करते हैं अगर दिखाना हो तो, और ये सिर्फ और सिर्फ एनायन से सेटिस्फाई होंगे, ओनली एनायन हो सकता है प्राइमरी वैलेंसी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी एनायन तो हो ही सकते हैं एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड, तो उस पर पॉइंट ध्यान दो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंपल आपको ब्रेक करके देखना है कितना आयंस मिलेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो 3 पोटेशियम और एक ये पूरा खुद, ये एक पूरा खुद, तो टोटल 4 आयंस मिलेंगे। यहाँ पे बात करूं तो ये एक पूरा और 3 ये, तो यहाँ पे भी 4 आयंस मिलेंगे। तो जिसमें जितना ज़्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इस टाइप के सिंपल IQ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और इसका यूज, कितना मोल्स AgNO3 रिक्वायर्ड होगा, तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो AgNO3 का यहाँ पे इस केस में 3 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि 3 Cl बाहर है, जितना Cl बाहर होगा उतना मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर इस टाइप का कंपाउंड दे दिया, इसको हीट किए तो कितने वाटर का लॉस होगा, तो अगेन जो बाहर वाटर होंगे वही इवापोरेट होंगे, अंदर वाले को नहीं करना। कई बार बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पूरा होल एक यूनिट है उसको ब्रेक नहीं करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा कम होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये 4 एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो अभी मैं लेकर के आपको क्लियर भी करता हूँ। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है जिसका मोलरिटी वॉल्यूम गिवन था। AgNO3 का मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम पूछा गया कितना रिएक्ट होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है, डैट मीन्स अगर मैं इसका 1 मोल लिया, इस पूरे कंपाउंड का अगर 1 मोल लिया तो 2 मोल Cl- मिलेंगे, इसलिए इसका 2 मोल्स रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों के मोल्स को सेम कर देना है। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू मोलरिटी 2, और ध्यान दें इसका 2 क्लोराइड आयन मिलेगा, तो इंटू 2 करना नहीं भूले। तो ये राइट, ये टोटल आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 ml। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 ml। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका 1 मोल लूँ तो 2 मोल Cl- मिलेंगे, इसलिए इसके 2 मोल्स रिकॉर्ड होंगे, इसलिए इस यहाँ पे 2 करना पड़ा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि ये एक कंपाउंड है, इसका मोलरिटी वॉल्यूम गिवन है, दूसरा कंपाउंड मोलरिटी वॉल्यूम गिवन है, दोनों को मिक्स किया, फिर दोनों का इक्वल पार्ट की रिएक्शन एक बार AgNO3 से कराया, एक बार बेरियम क्लोराइड से, तो Y और Z मिला है, तो YZ का आपको मोल्स बताना है। तो ध्यान से देखो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ भी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम गिवन है, दोनों का इक्वल मोलरिटी और वॉल्यूम मिक्स किया गया है। तो अब इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल, चूंकि वॉल्यूम डबल हो गया है
मोल्स तो अभी वही रहेंगे, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0.01 और इसका भी कितना हो जाएगा 0.01, राइट। मोलारिटी अब इसका इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, तो इसका मतलब इसका भी 1 लीटर लिया गया होगा, तो इसका भी 1 लीटर, क्योंकि टोटल 2 लीटर थे। तो इसका रिएक्शन जब आप AgNO3 से कराए तो Y मिला है, बैरियम क्लोराइड से कराए तो Z। तो ध्यान से देखो इसमें Br बाहर है, तो ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक AgNO3 एक ही मोल से रिएक्ट करेगा, और वैसे यहाँ पे ये भी 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन एक ही इस वाले सल्फेट से करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही सल्फेट बाहर है, तो 1:1 रेशियो, दोनों के मोल्स सेम मिलेंगे, तो 0.02 तो हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि वो लिया ही था, तो हाफ होकर के 0.01 हुआ, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। ये तो अनइक्वल वाले हैं, तो ये हो नहीं सकता। ऐसे सिंपल आप IQ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि ये कंपाउंड अगर हमने लिया है तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी। तो आपको बता रखा हूँ क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं 5 और 1 क्लोरीन 6, तो 6 वाले ऑप्शन कौन है? ये दोनों। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, जो कि प्राइमरी वैलेंसी बताता है। 2 ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन की वजह से भी प्राइमरी वैलेंसी आएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ध्यान दें, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती हैं, तो वो इनसाइड में है तो जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट करने के लिए, बट मेजरली ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी हैव लाइक प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1:1, तो यहाँ से आपको क्या कहना चाह रहा है कि बाहर में एक ही होना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे? CONH3 4Cl2, ये पूरा एक एंटाइटी हो गया, और Cl, तभी ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा। तो इस टाइप से वर्ड फॉर्म में दे देता। अगर 1:2 बोलता है तो मुझे एक और सेल को बाहर करना पड़ता, 1:3 बोलता है तो मुझे 3 सेल को बाहर करना पड़ता। तो इस टाइप से दे सकता है। आप प्राइमरी वैलेंसी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ही, और ये 2 क्लोरीन की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट तभी +3 आएगा, तो टोटल 3 प्राइमरी वैलेंसी का यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। जिसमें से 2 प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली में सेकेंडरी वैलेंसी भी है। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड का भी काम कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है इस टाइप का MCl3.2L, जहाँ L लिगेंड है, उसकी रिएक्शन AgNO3 से कराया, तो 1 मोल से 1 मोल ही AgCl मिला है, तो इसका मतलब वही पॉइंट हो गया, बाहर एक ही Cl होगा। अब तो ध्यान से देखो, बाहर एक ही Cl होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? MCl2 और ये 2 लिगेंड अंदर में, राइट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 6 बॉन्ड बनना चाहिए, 2 क्लोरीन के मोनोडेंटेड, तो लिगेंड को क्या होना पड़ेगा? इसका नंबर 2 है तो बाइडेंटेड, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज बाइडेंटेड, तभी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कैसे? 2 × क्लोराइड का मोनोडेंटेड प्लस इसके नंबर हैं 2 और × 2 होगा, तभी जाकर के 6 आएगा। तो इस टाइप से आपको सिंपल IQ वाले प्रॉब्लम पूछे गए, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल्स AgCl मिल रहा है, तो इसके 3 से 3 मोल्स मिल रहा है, मतलब 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, इसका मतलब एक ही Cl बाहर होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे? COEN2Cl2, ये सब अंदर में रहेंगे और एक Cl बाहर, तभी अगर इसका मैं 3 मोल लूँ तो 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, जो AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल्स AgCl मिलेंगे। तो एक क्लोरीन बाहर है, हमें सेकेंडरी वैलेंसी पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर कितना हो जाएगा? 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर सल्फेट .5H2 सेकेंडरी वैलेंसी एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यू नो कॉपर +2 में यहाँ पे, तो कॉपर को 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और ये +2 चार्ज होने की वजह से सल्फेट बार .1H2O, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड में, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर एक ही बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाएंगे, बच्चे देख करके छोड़ देते हैं। ध्यान से देखो कि ये एक कोई कंपाउंड दे दिया है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रोमियम है, 3 क्लोरीन है, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल है एक्चुअली, उसको लिख दिया है H12O6, तो देख के डरना नहीं है। कॉन्क H2SO4 से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, तो 13.5% ओरिजिनल मास लॉस हो गया है, तो आपको बताना है कौन फार्मूला होगा। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, पहले इसका टोटल मास निकाल लो। क्रोमियम का 52 गिवन था, 3 क्लोरीन है तो 105 प्लस
6 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 108, ये टोटल आप कर लो, अप्रॉक्स में ये 265 आ जाएगा, राइट। 265 का आप क्या निकाल लो, 13.5% मतलब 14 ले रहा हूँ मैं अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा, तो 14 7 था और ये अप्रॉक्स में 36, मतलब कितना 36 ग्राम लॉस हुआ। 36 ग्राम मतलब 2 वाटर का लॉस हुआ, राइट, तभी 36 होगा। दैट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक भी नहीं है, ऑप्शन है गया, यहाँ पे 3 वाटर हैं तो 54 का लॉस होगा, इसलिए ये गया। यहाँ पे एक ही वाटर है तो सिर्फ 18 का होगा, यहाँ पे 2 वाटर है तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप से आपको देखना है कि कितना वाटर बाहर है, इनसाइड वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियरली समझ लो। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन 100 ml 0.1 मोलर COCl3.6H2O की रिएक्शन कराई गई एक्सेस ऑफ AgNO3 से, तो इतना AgCl के आयंस प्रिसिपिटेट हुए, तो ये गिवन है, मतलब यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ 1.2 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कितना हो गया 0.02 ये मिल रहा है। इसको निकाल लो तो ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से, मोलारिटी ध्यान देना आपका स्टैंडर्ड यूनिट में, तो वॉल्यूम को लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। अब ध्यान दो कि इसके 0.01 से इसका डबल मिल रहा है, डैट मीन्स 2 क्लोरीन बार होना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा। देखो कि इसमें 2 क्लोरीन बार है तो नहीं है, इसमें गया, इसमें तो सारा इंसाइड कर दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 2 क्लोरीन बार है तभी इसका 1 से इसका डबल मिलेगा, सिंपल यहाँ से रिलेट करो, यहाँ 1 यहाँ डबल, तो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही है। अब यहाँ पे मैं टोटल 6 प्रॉब्लम लिया हूँ और वो 6 प्रॉब्लम से आपके सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रोमियम मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डोनर है, साइनाइड में आपका कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो निकालोगे तो आ जाएगा +3, राइट। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 -18 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सेम वही है, क्रोमियम आपका +3 में, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ध्यान से देखो, अगर वीक फील्ड होगा तो 1 2 3 तीनों का तीनों आपका T2G में जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ भी तो भी कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो 1 2 3, इसलिए मैंने बोला डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम फीलिंग रहेगी। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो आपकी आंखों के सामने। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो क्या रहेगा D2sp3, क्यों? क्योंकि ये डी खाली है, यहाँ भी देख सकते हो ये डी खाली है हमारा। T2G में इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना हो जाएगा 3, Eg में इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो जाएगा 0, T2G में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो भी 3, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताओ तो 3.89, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। पैरामैग्नेटिक होगा तो यस पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा इस टाइप के जहाँ पे डी में 8 या 9 या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे यहाँ पे निकेल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो निकेल आ जाएगा आपका +2 में, +2 में मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? निकेल का 28 -18 तो 10 बचा, उसमें से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, देखो 1 2 3 वीक फील्ड है तो चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर 6 7 और 8। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो कैसे भरेंगे 1 2 3, फोर्थ यहीं आएगा, राइट, 4 5 6 और फिर 7 और फिर 8। तो भरने के बाद ध्यान से देखो वही सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। फिर अगेन क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, सेम वही हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना पड़ेगा sp3d2। क्यों? क्योंकि ये D में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, जबकि हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि बाहर वाले डी यूज हो रहे हैं, राइट। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है पूछा जाए तो 6, Eg में कितने हैं 2, Eg में अनपेयर्ड कितने हैं तो भी 2, T2G में अनपेयर्ड कितने हैं तो 0, T2G में पेयर्ड कितने हैं तो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
राइट। तो इस टाइप से कुछ ही पूछ सकता है। म्यू बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड है। पैरामैग्नेटिक है, यस पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूछने का उसका तरीका बहुत सारा हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेंगे। और इसलिए मैंने ध्यान से देखो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जैसे ही क्वेश्चन आया, आप डी के 5 घर को 3 2 में डिवाइड कर दो। स्ट्रॉन्ग होगा तो गैप को बढ़ा दो, वीक होगा तो गैप को कम कर दो। डी 1 2 3 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, डी 8 9 10 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? डी 4 से 7 में होगा। तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, ध्यान से देखो। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +2 होने मतलब डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 26 है एटॉमिक नंबर, 18 माइनस करोगे तो 8 बचा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, वो 2 माइनस करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, वाटर वीक फील्ड है तो 1 2 3, वीक फील्ड होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 5 और 6, राइट। लेकिन वही यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक तो ऐसे ही भरेंगे, लेकिन 4 यहीं पे आएगा, 5 भी यहीं पे, 6 भी यहीं पे। अब देखो क्लियर डिफरेंस है इसमें, राइट। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 है, जबकि यहाँ पे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है कि T2G में कितने हैं, EG में कितने हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2G में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में 3 पेयर्ड हैं, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यही पॉइंट हमने बताया था कि D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो ऑलवेज डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, जबकि यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 4 हैं। यहाँ पे कितने हैं? तो 0 है, राइट। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो D2sp3, क्यों? क्योंकि ये D खाली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बनते हैं। यहाँ पे ये D भर गया है तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बता दो, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो इस टाइप से पूछ सकता है। डिफरेंस बताओ, तो कुछ भी पूछ ले, सबका जो मेजर कंसेप्ट है वो आपकी आंखों के सामने बोर्ड पे है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला दिखे, डी ऑर्बिटल को ऐसे डिवाइड कर दो और डी में इलेक्ट्रॉन निकाल करके भर दो। सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्विकली कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कसकाय। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो वेरी इंटरेस्टिंग होगा, वेरी इजी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट से मिनिमम 2 क्वेश्चन जेईई या नीट के एग्जाम में आएंगे ही, इसलिए इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना है। वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हमने बोला था कि टोटल 6 पॉइंट मैं आपको दूंगा, राइट, जिसमें से 3 पॉइंट हम ऑलरेडी पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल फार्मूला है। ध्यान देना, माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस में 0.4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और इस पूरे को होल ब्रैकेट है इनटू में डेल्टा O। व्हाट इज डेल्टा O? डेल्टा O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में या तो दे देगा या आंसर इसी के टर्म्स में पूछा जाएगा। नाउ आपको 0.4 0.6 एक फिक्स नंबर है, ध्यान देना है, उसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G और EG में काउंट करके यहाँ पुट कर दोगे, आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगा। आपको मैंने क्लियरली बता रखा है कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम का, उसमें 2 कैटेगरी हैं। 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस हैं, 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है। हमारा जो लिगेंड है वो भी XYZ ऑन द एक्सिस पे। तो आप ही सोचो कि जब लिगेंड जो कि ऑन द एक्सिस पे हैं और वो 2 ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस वाले हैं, उनकी आमने सामने की टक्कर होगी, जिसकी वजह से वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तो वो ऊपर चले जाएंगे जब स्प्लिटिंग होगा तो। और वो जो 3 इन बिटवीन द एक्सिस वाले थे, उनकी लेटरल टक्कर होगी या कॉलिजन होगा तो वो नीचे आ जाएंगे एनर्जी में, जिसका नाम T2G रखेंगे, राइट। और वो कौन कौन होंगे? DXY, DYZ, DXZ, और ये dx² y² dz² EG वाले होंगे, राइट। आपको ये भी बता रखा हूँ कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगा, गैप ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग या गैप बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वीक फील्ड लिगेंड में ये डेल्टा O0 की वैल्यू कम होगी। मान लो 200 है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो चीज़ 500 के बराबर हो,
बात समझ में आ गई। अब T2G में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है वीक फील्ड में, ये भी आपको बता रखा हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, पहले सिंगल सिंगल, चौथा गैप कम होने की वजह से ऊपर चला जाएगा Eg में, फिर पांचवा भी Eg में, फिर छठा आपका T2G में, सातवां T2G में, आठवां T2G में, फिर 9-10 Eg में। ये ऐसे बनना है वीक फील्ड में। वीक फील्ड कैसे पहचानेंगे, जिसमें ऑक्सीजन डोनर हो, हेलोजन डोनर हो या सल्फर डोनर हो, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे पहचानेंगे आपको बता रखा हूँ, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर हो। चूंकि इसमें एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा, राइट, तो वी नो कि पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी T2G में आएगा, दूसरा भी T2G में, तीसरा भी T2G में सिंगल सिंगल, चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जा पाएगा। आप ही सोचो, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए होगा फिर, तो इसीलिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहीं पे आएगा, जबकि इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg में चला गया था, यही डिफरेंस है। पांचवा भी इसी में आएगा, छठा भी। अब सातवां जब आएगा तो चूंकि यहाँ पूरा फिलअप हो चुका, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए अब सातवां ऊपर जाएगा, आठवां ऊपर ही जाएगा, 9-10 ऊपर भरेंगे, राइट, ये डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देखना कि जो d ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है उसको रिफरेंस हमने माना, तो उससे ऊपर प्लस और उससे नीचे माइनस, क्योंकि एक रिफरेंस हो गया। जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक रिफरेंस ले तो उससे ऊपर प्लस मानते हो, उससे नीचे माइनस, तो वैसा ही केस है। और ये 0.6 और 0.4 कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है Eg में, इसलिए 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 होगा। यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2.4 ही लाना है, तो इसलिए 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका रिफरेंस लाइन पे एनर्जी है वो 0 का बैरियर बना रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से समझो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ध्यान से समझ लेना एक एक पॉइंट को। कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड CFSE का 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा, किस में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्लियरली बता दिया है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है, और उसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वैल्यू कैसे निकालना बता दिया। ध्यान देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो सिर्फ प्लस साइन से बताना है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है ये भी क्लियर है, क्योंकि T2G में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना ला सकते हैं हम, 2.4 ये हम ला सकते हैं, और डिपेंडिंग कि D में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे, क्योंकि Eg में इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाना है। क्यों, Eg में इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो वो प्लस होगा, और प्लस माइनस कम हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो कम हो जाएगा। मैक्सिमम की बात कर रहा है ये, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखना है किस में T2G में ज़्यादा है, 4 ऑप्शन में किस में T2G के ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, उसी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ही पूछ लिया कि भाई 4 ऑप्शन दे दिया, किसमें वैल्यू कितना है, या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वैल्यू पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला लगा करके आपको निकालना है। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो गैप है डेल्टा O0, ये तो क्या हो गया, एनर्जी है, राइट, और एनर्जी भी नो क्या होता है, Hc/λ। तो कभी कभी आपको ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर गिवन है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसको Hc/λ के बराबर कर दोगे, तो ये गिवन होगा तो लैम्डा पूछ लेगा, और लैम्डा गिवन होगा तो ये पूछ सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान से समझना। नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप यहाँ से निकाल लोगे, राइट, तो ये सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा O आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, राइट। अब CFSE दे दिया तो डेल्टा O0 यहाँ से निकल जाएगा, राइट, या फिर वाइस वर्सा, डेल्टा O दे दिया तो CFSE आ जाएगा। बट ध्यान देना, डेल्टा O Hc/λ के बराबर है, CFSE Hc/λ के बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि CFSE इज सम कांस्टेंट, जो भी आएगा 2.4 आएगा या फिर जो भी 1.2 आएगा टाइम्स ऑफ डेल्टा O0 होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग CFSE वैल्यू का ऑर्डर बताओ, राइट, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हमने इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। तो वही फॉर्मूले में देख लो कि वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो कहाँ जा रहा है, T2 में जा रहा है या Eg में जा रहा है, या फिर आपका डिक्रीमेंट ऑफ CFSE किस में हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि ये 5 कंसेप्ट को वो यूज कर सकता है वाया
यूजिंग दिस मेथड। नाउ इस कंसेप्ट पे बेस एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड CFSE का किस में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, टाइटेनियम आपका +3 में, क्रोमियम भी +3 में, मैग्नीज भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन भी +3 में। क्यों? क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है, उसके बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टाइटेनियम में डी में 1 हो जाएगा, राइट। क्रोमियम में डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैग्नीज में डी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एस से 2 जाएंगे और डी से 1 जाएंगे, राइट। तो डी में 4 बचेगा। आयरन D6 है, एस से 2 जाएंगे और डी से 1 जाएगा, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से देखो, वाटर क्या मेरा वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ये वाली होगी। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 यहाँ पे होंगे। यहाँ पे ध्यान दो 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाने की वजह से ये प्लस होंगे और इधर माइनस, तो वैल्यू डिक्रीज होगी। और वैसे ही ये 5 है इसमें, तो यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अगेन ये प्लस है और ये माइनस, तो वैल्यू और भी डिक्रीज होगी। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो किस में आने वाला है, D3 में। क्यों? क्योंकि 3 होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 0.4 दैट इज 1.2 और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो प्लस ले लेंगे, राइट। लेकिन D4 लोगे तो 1.2 माइनस में प्लस 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.6, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए क्रोमियम H2O6 +3। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या वैल्यू पूछ ले तो बता सकते हो, अभी आपको भर के बताया, या फिर इस टाइप से वैल्यू दे दे तो किसी एक का दूसरे से पूछ सकता रिलेशन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा इसका एप्लीकेशन कैसे ले सकता है वो, तो वी नो कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, राइट, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो E = क्या है, hc/λ, तो लैम्डा उतना कम होगा। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि अगर एनर्जी बढ़ा दैट मीन्स गैप बढ़ा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखो। पॉइंट 1 4 ऑप्शन दे देगा, विच कैन शो कलर, तो कलर कौन शो कर सकता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आपको देखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैम्डा एब्जॉर्ब का आप ऑर्डर बताओ, इस टाइप का। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, चूंकि जितना ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा लैम्डा उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा, क्योंकि वो डिवाइड में, राइट। तो इसलिए अगर लैम्डा एब्जॉर्ब का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिगेंड देखो कौन सा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो इसलिए यहाँ से कैसे आप करेंगे, तो वी नो विबग्योर सभी को मालूम है, इस साइड में रेड कलर के साइड में आपका वेवलेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा मतलब वेवलेंथ कम, तो मतलब इधर वाला कोई होगा एब्जॉर्ब वेवलेंथ, राइट। और अगर मान लो एनर्जी कम है तो डेट मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा, तो इधर वाला कोई होगा। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि लिगेंड कैसा है वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इधर वाले होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इधर वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग वही पॉइंट लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा और वेवलेंथ डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा इंटेंसिटी, तो इसी से आप कनेक्ट कर लोगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो इंटेंसिटी भी उस कलर का कम होगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से देखो कंसेप्ट ये रहेंगे, लेकिन पूछने के तरीके चेंज हो सकते हैं। जैसे इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपका क्लियर करता हूँ कि मान लो आपको ये दे दिया और पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन डोनर है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन डोनर है, तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसका क्या हो गया, एनर्जी कम, स्प्लिटिंग वाला, राइट, ये वाला कम हो गया, तो वेवलेंथ क्या हो गया, ज़्यादा। तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो आई मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, कौन वाला, ये वाला गैप, तो एनर्जी ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ कम, इंटेंसिटी भी कम।
तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो देखो ये ऑप्शन हो जाएंगे। वेवलेंथ एट जॉब का ऑर्डर बताओ, तो फिर वेवलेंथ इसका ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि एनर्जी कम है। इस टाइप से पूछा जा सकता है। एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो एनर्जी में फिर ये हो जाएंगे। तो मेरी बात को समझे, तो मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया कि वो कहाँ तक जा सकता है। एक तरीके से मैंने ऑपरेशन कर दिया इस कंसेप्ट का कि ये एक कंसेप्ट है, उसको कितने डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है, और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं, जिसको आप बहुत ईजिली कर लोगे। नंबर 3, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 99% आपको जो देगा वो इन्हीं तीनों में से कोई होगा, राइट। इसीलिए रफ़ी सर ने उसके लिए एक ऑसम ट्रिक बनाया है, और वो क्या है, निक लोन TTS। डैट मीन्स निक नाम के पर्सन को लोन जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में मिलता है। तो इसको कैसे कनेक्ट किया, ध्यान से देखो। Ni निकल सेंट्रल एटम फिक्स हो चुका है, तो निकल के साथ आपको एक बार C के साथ L लेना है, तो क्या हो जाएगा, निकल क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें इसलिए 4, निकल पे +2 चार्ज इसलिए -2, तो एक ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ सकता है। फिर NiC के साथ O को लिया एक बार, राइट, तो NiCO4 हो गया। फिर NiC के साथ N को लिया तो NiCN4। तो देखो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, निक लोन। TTS का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है। और फिर इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को भी ट्रिक से मैंने कनेक्ट किया है कि आपको कैसे करना, और ये चीज़ यहीं पे लगाना है। ट्रिक है बेटा, तो यहीं पे लगाना है ये वाला पॉइंट, ये वाला। कैसे कि टाइप्स ऑफ एटम देख लेना लिगेंड में। यहाँ पे लिगेंड में जो टाइप्स ऑफ एटम है वो एक ही है, क्लोरीन, राइट। Cl उसका नोटेशन है, एक ही टाइप का है, 1 ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, राइट, तो इवन हो गया तो डायामैग्नेटिक। यहाँ पे भी 2 टाइप के है, कार्बन नाइट्रोजन, तो इवन हो गया तो डायमैग्नेटिक। ये जस्ट इस केस में कनेक्ट करने के लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता चल लग गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा आप टिक कर दोगे, राइट। निकलोन TTS से आपको ये याद हो गए। इसका आप चूंकि टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडेशन में फिक्स हो चुका है। इसका sp3, टेट्राहेड्रल होते ही sp3, ये भी sp3 और ये dsp2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस ट्रिक से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उसके हाइब्रिडाइजेशन को, उसके शेप को, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को, सबको कनेक्ट कर दिया। और सिंपल एक वर्ड है निक लोन TTS, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। ध्यान से देखो, जब NiCl4 -2 लोगे तो यहाँ पे निकल +2 में, D में 8 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि ये 3D सीरीज का है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग कराएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन को भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए D तो यूज ही नहीं कर पाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देख सकते हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ ले तो 2.8 समथिंग हो जाएगा। या फिर यू नो कि ये Eg है, ये T2G है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी 4 है। Eg में इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना है तो 2, राइट। T2G में इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो एक ही होगा, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2, राइट। T2G में मान लो बोल दिया m इलेक्ट्रॉन है और Eg में n इलेक्ट्रॉन है, तो m + n की वैल्यू बताओ। ये जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि कंसेप्ट एक होता है और उसमें घुस करके वो बहुत कुछ पूछ सकता है, बात वही रहेंगी। तो ये आई होप क्लियर होगा। वैसे ही NiCO4 में निकेल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, तो 4s2 3d8 होगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए स्प्लिटिंग आपको ऐसे कराना है, पहले 2 घर फिर 1 1 1। D में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ तक भर दिया, इसका dx² खाली है, और 4s वाला भी जो है उसकी भी एनर्जी इसी से ऑलमोस्ट मैच कर जाती है। तो ये मेरा 4s2 वाला है। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपनी ताकत तो दिखाएगा, तो ताकत दिखाना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। तो ये क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देगा। क्यों, क्योंकि भाई मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ, मैं तो जो चाहूँगा वो करूँगा। तो इस करने के चक्कर में क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ जाएगा तो S खाली हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3 होते ही टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो डायमैग्नेटिक μ0। और सिमिलरली NiCN4 में निकेल अगेन +2 में है, राइट, तो D8 कन्फिगरेशन हो गया। चूंकि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकेल 3D सीरीज का, इसलिए ये सब सोच रहे हैं। 45D का होगा तो सोचते भी नहीं, राइट, डायरेक्ट स्क्वायर प्लेनर। तो D में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको फिलअप किया तो आपका ये वाला खाली रह गया, इसलिए ये D यूज होगा पहले, तो हाइब्रिडेशन dsp2।
स्क्वायर प्लेनर, सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो म्यू 0 और डायामैग्नेटिक। तो इसलिए ध्यान रखना 99% क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बॉन्डिंग से पूछा जा रहा है तो बेटा यहीं से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना है। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर पे ही +2 चार्ज होगा, राइट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता था, 4s1 3d10, बट +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पहले s से, तो s में तो एक ही है तो एक निकला, फिर उसके बाद एक और निकालना है क्योंकि टोटल 2 तो d से एक जाएगा तो d में 9, तो फाइनली कितना है d में 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो राइट। तो आपको क्विकली बोला हूँ क्या करना है, ये 2 घर, फिर 1 घर, फिर 1 और फिर 1, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9th वन आप यहाँ पे अभी नहीं भरेंगे, ध्यान दो क्यों, समझो। चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4s वाले हैं यहाँ पे और फिर 4p वाले होंगे, राइट। ये तो आपका 3d का था, ये 4s और ये 4p। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी बताया, वो अपना तो दिखाएगा ताकत, तो वो दिखाना कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी इसको भारी पड़ जाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा वो यहाँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो ध्यान से देखो, ये ऑर्बिटल यूज होंगे हाइब्रिडेशन में, तो कौन कौन यूज हुआ, dsp2 हुआ, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। बट यहाँ पे ध्यान देना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये म्यू 1.73 होगा और ये पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये सब पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए ध्यान में ये पॉइंट सब रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से बहुत सारा कम्प्लेक्स दे देगा, कितने पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं या कितने डाया। तो देखो क्विकली कैसे करेंगे, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। ध्यान से देखो, ये जो है पहले 3, ये आपका वही है, कौन, निक्लोन TTS वाला। तो आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे बताया, यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम है, इवन, तो ये डाया होगा, राइट। तो ये नहीं होगा, ये भी इवन है, डाया होगा। यहाँ पे Cl एक ही टाइप का है एटम, तो ये पैरा होंगे, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो गया। 6 में आपको बता रखा हूँ कि 6 में सब के सब पैरा हैं एक्सेप्ट D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड D10, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे -4 है तो आयरन पे +2 है, D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यही आपका डाया होगा, पैरा नहीं होगा। इसके बाद इसमें कॉपर अमोनिया वाले में अभी आपने देखा ही सामने में, राइट, ये पैरामैग्नेटिक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे अब चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आयरन +3 में D5, तो लिगेंड कोई भी हो तो ये पैरा होंगे। यहाँ पे अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, +2 D6 तो है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पैरा होंगे। तो पैरा वाले ध्यान से देखो, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ये PYQ क्वेश्चन से मैंने लिया है, तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे एकदम ईजी वे में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये 4 ऑप्शन गिवन थे, हाईएस्ट डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। ध्यान से देखो, तो सब में लिगेंड सेम है, राइट। तो अब हमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना पड़ेगा। वी नो 3D से ज़्यादा 4D का होता है, 4D से ज़्यादा 5D का होता है, राइट, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो, ये कार मोटर ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है, तो इन दोनों में तो क्लियर है कि इसका होगा, और फिर रुलाया उसे, तो ये तो और आपका 5D सीरीज का हो गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा C, इसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 कि ये आपको टेट्राहेड्रल वाले आपको गिवन है कि लेमडा एब्जॉर्ब 600 नैनोमीटर है, तो ऑक्टाहेड्रल वाले का स्प्लिटिंग एनर्जी बताना है। तो वही मैंने बोला कि कनेक्ट कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप निकाल सकते हो डेल्टा T। कैसे निकाल सकते हो, hc/λ से आपको बता रखा हूँ, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा आपको गिवन है, यूनिट का ध्यान रखना है 10 की पावर -9, तो ये अपना जॉल्स में आ जाएगा, सब ऐसा यूनिट में पुट किया। तो डेल्टा T आ गया। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा आपको रिलेशन बता रखा हूँ, डेल्टा T 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा O = 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T। 9/4 डेल्टा T इसको पुट कर दो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 10 की पावर -9। अब कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद कैलकुलेशन में डरते हैं, नहीं डरना बेटा, ध्यान से देखो, 10 की पावर -21 बनाना है, उसके आगे कुछ नंबर होगा, ऑप्शन है अपने पास। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ये 2 0 से इसका 2 कम किया तो 6, 9 ऊपर गया तो कितना हो गया 15, 15 में से
34 हटाना है तो राइट, तो ये सब कट जाएंगे और कट पीट के कितना बचेंगे 10 की पावर -19। अब आपके पास क्या क्या बचा है ध्यान से देखो, इसको अप्रॉक्स 8 पकड़ लो तो ये 2, ये 6.6 है, ये 1.1 और ये 3 राइट, क्योंकि इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये इतना बचा। लेकिन हमें 10 की पावर -21 में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 10 की पावर -21, तो सिर्फ ये नंबर हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखो, ये 2 3 द 6, 6 इंटू 100, 600 समथिंग, तो 600 से बहुत ज़्यादा होगा, 600 इंटू 1.1 है, तो कितना के आसपास आ जाएगा, ये 750 के आसपास आ जाएगा राइट। ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत आगे है और ये कम है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ना जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड डजंट मैटर, क्योंकि ऑलवेज हाइड्रोजन sp3 रहेगा, शेप टेट्राहेड्रल रहेगा और डायमैग्नेटिक रहेगा। एग्जांपल जैसे जिंक +2 में है राइट, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो आपका, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या बोलना है sp3 टेट्राहेड्रल। वैसे ही जिंक यहाँ पे भी +2 में है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है बट डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो आपको नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 2 कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये जितना भी आपको बताया सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही एप्लीकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई उसको, कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बता पा रही है। जैसे कार्बोनिल और CN- में अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर माइनस चार्ज है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए स्प्लिटिंग, लेकिन एक्चुअल में किसका, इसका, जो आपको याद भी करवा रखा हो, अमोनिया पायरिडीन NDP नाइट्रो सुने किसकी, उस वाले ट्रिक से। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये कभी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना कि ऑर्डर सिर्फ नहीं बता पाता, बाकी सारी चीज़ें इससे एक्सप्लेन होती है। और पॉइंट नंबर 3 थोड़ा रटने वाला पॉइंट है लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट के जो लीफ हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है राइट, तो डेट मीन्स S ब्लॉक के एलिमेंट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं, एंटी कैंसर एजेंट प्लेटिनम, सिस प्लेटिन भी बोलते हैं उसको, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बात भी करेंगे तो प्लेटिनम उसमें सेंट्रल मेटल होता है। और रोहिडियम वाले जो हैं इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप याद रख सको तो याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल को पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत इजी वे में समझाया, ध्यान से समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड में सबको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, MOT थ्योरी से सब जानते हैं राइट, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर था वो इसको कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आएगा। कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देख लो 2 4 और ये भी शेयरिंग वाले हैं, तो 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है राइट, तो ये है आपका कार्बोनिल। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन पे लोन पेयर है वो कार्बन लोन पेयर देता है मेटल को, तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। फिर मेटल के पास भी D सबशेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेटल इसको CO को देता है, और CO को कैसे देता है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो चूंकि फिर से बॉन्ड बन रहा है तो पहला सिग्मा होता है, रेस्ट जितने होते हैं पाई होते हैं, इसलिए ये पाई बॉन्ड, इसलिए सिग्मा पाई दोनों यहाँ पे कनेक्शन होता है। जब भी इस टाइप का हो, जब लिगेंड आपका मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और मेटल फिर आपको लिगेंड को दे रहा हो तो पाई बॉन्ड, और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ध्यान रखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग जहाँ पे सिग्मा पाई दोनों फॉर्म हो रहा है राइट। डोनेशन, वही पॉइंट है यहाँ पे, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड जो है वो मेटल को दे रहा है राइट, और कैसे दे रहा है, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तभी दे पाएगा, इसलिए D ऑर्बिटल लेते हैं। सिमिलरली डोनेशन ऑफ D इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास जो अपना D इलेक्ट्रॉन है वो देता है लिगेंड को, और लिगेंड को कहाँ पे देगा, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे CO का मैंने MOT डायग्राम बनाया है जो कि सबको मालूम होता है, मैं लास्ट वाला दिखाया हूँ, तो ये पाई होते हैं, ये सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार वाले हैं राइट, ये खाली है, तो मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो कहाँ जा रहा है, पाई स्टार वाले में, ये भी पूछा जा सकता है, CO के कहाँ जा रहा है, पाई स्टार वाले में, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बॉन्डिंग कैसा होता है वो भी समझाया है कि जब कार्बन आपका लोन पेयर देगा मेटल को तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, फिर मेटल जब कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डालेगा तो पाई बनेंगे, और दोनों को फिर एक साथ दिखाया कि ये सिग्मा है और ये वाले जो है वो पाई हैं, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये तो सबको समझ में आ जाता है, इसका एप्लीकेशन कैसे लेगा वो, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहीं पे है, ध्यान से देखो बेटा कि मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा
तो डेट मीन्स मेटल के डी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो कार्बोनिल का होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, वो कम होगा। कैसे, ध्यान से देखो और समझो कि मेटल पे निगेटिव इंक्रीज होने मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर बॉन्डिंग करेगा, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, राइट। बात समझ में आ गई। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, मतलब ये ट्रिपल 3 बॉन्ड हो सकता है 2 बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मेटल पे निगेटिव बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो ये अगर इधर की तरफ बॉन्ड बढ़ा रहा है तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। और वाइस वर्सा उल्टा, अगर इधर कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्डिंग इधर की तरफ बढ़ेगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, और इसका इधर की तरफ बॉन्डिंग होने से कार्बन और मेटल के बीच का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एक यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी लिया है, MnCO6 प्लस चार्ज है, CrCO6 VCO6 माइनस है। तो सब में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड का पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा ऑर्डर होगा, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा 3 में होगा। क्यों? क्योंकि वेनेडियम पे क्या गया, माइनस, तो माइनस आने की वजह से ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, राइट। तो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ेंगे। तो अगर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड का पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा 3 में, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्रोमियम पे 0 है, यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव है, वैकेंसी है, राइट। वेरी सिंपल। इसका उल्टा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पूछा जाए, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पूछा जाएगा तो ध्यान से देखो, माइनस वाले में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल डोनेट कर रहा होगा, तो ये बॉन्ड इधर की, तो कार्बन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे कम किस में होगा, 3 में, इसलिए 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर के बारे में बात होंगी। तो सबका जो बेसिक पॉइंट है और जो रफी सर का ट्रिक है वो ये है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम का जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा उसके इतना इलेक्ट्रॉन कर देना है। चूंकि मैंने बता ही रखा है इसमें 100% आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, 3D सीरीज का, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो गया, क्रिप्टन। उसका एटॉमिक नंबर कितना, 36। तो आपको देखना है कि उसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो रहा है कि नहीं, बस यही पॉइंट है, ध्यान देना। EAN को 36 कर देना है। कैसे, ध्यान से देखो, NiCO4 क्या इसमें 36 हो रहा है, निकेल का खुद का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 28 एटॉमिक नंबर, कोई चार्ज नहीं तो 28, और ये 4 बॉन्ड बनाया, हर बॉन्ड का 2 लेना आपको, तो 28 + 8 कितना हो गया, 36। फॉलो हो रहा है EN रूल, तो ये अपना स्टेबल है, टेट्राहेड्रल है, sp3 इसके बारे में बता रखा हूँ। वैसे ही FeCO5 तो आयरन का हो गया 26 इलेक्ट्रॉन, राइट, कोई चार्ज नहीं, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। CO5 5 है तो 5 का 10 लेना, राइट, डबल करना है, क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कितना हो गया, 26 + 10 36, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है EN रूल को। ध्यान से देखो, बस आपको EN को फॉलो कराना है, क्योंकि इस केस में होगा ही फॉलो, चाहे कैसे भी करके। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, sp3d हाइब्रिडेशन, क्योंकि 5 वाले हैं, राइट। सिमिलरली CrCO6 क्रोमियम कितना होगा, 24, राइट, और यहाँ पे 6 हैं तो +12 हो जाएंगे, 6 का डबल 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 36। अगेन देखो, नियरेस्ट नोबल गैस 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे, तो इस सब में फॉलो हो रहा है। वो केस जहाँ पे फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे MnCO5 तो मैग्नीज का 25 और CO 5 है तो 10, तो कितना हो गया, 35। अब इसको क्या करना है, 36, तो इसके पास 2 रास्ते हैं। 36 कैसे कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसलिए क्या कर लेगा ये माइनस, तो राइट, तो इसलिए ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। तो पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी भी MnCO5 इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं बेटा, या तो वो इस फॉर्म में चला जाएगा टू कंप्लीट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैंने बोला कि कार्बोनिल के केस में ऑलवेज EN रूल फॉलो होता ही है, और नहीं तो डायमर बना लेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो डायमर बनाएगा 2 मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, Mn2CO10 यहाँ पे होगा। इसका स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रक्चर बनाने में फिर से वही पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको दोनों मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन कितना कर देना है, 36। तो अभी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा। वैसे MnCO6 है तो यहाँ पे 25 + 12 कितना हो गया, 37।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा तो इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में। तो ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन MnCO6 एग्जिस्ट नहीं होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कैन नॉट एग्जिस्ट, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सबका वही फंडा है कि 36 करना है। चूंकि 37 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसलिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या तो ऐसे कर सकता है, वैसे ही CO कोबाल्ट है, राइट। दोनों को सेम मत समझ लेना, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है। तो कोबाल्ट का हो गया 27 और इसका 8, दैट इज 35। अगेन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो माइनस कर सकता है। तो अगेन ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। या फिर ये भी क्या कर सकता है, डाइमर में चला जाए, राइट। फिर से इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कितने ब्रिज लिगेंड होंगे, एवरीथिंग पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mn2CO10 के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको सिंपल एक पॉइंट बताया है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इसका इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। मैग्नीज में कितना इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, 25। इसको कितना चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन 36 होने के लिए, राइट। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो ये CO कितने हो गए, 5, क्योंकि 10 है तो 5 इसको 5 इसको, तो कितना हो जाएगा 35। तो इसलिए एक मैग्नीज के बीच बॉन्ड बना देना है, ये शेयरिंग वाले हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 36। कैसे, मैग्नीज का 25 था तो 24 अभी तक बॉन्डिंग नहीं किया है और 25th वाला एक एक बनाया है, तो ये दोनों में काउंट होंगे। तो अभी कितना हो गया, ये 26 ये और ये 10 CO के एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 36 हो गए, इसके भी 36। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इसमें कितने ब्रीजिंग कार्बोनिल है। तो एक भी कार्बोनिल ब्रीजिंग नहीं है, 0 आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। यस, जितने भी मेटल कार्बोनिल है सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है। टर्मिनल मेटल CO बॉन्ड कितना है, तो ध्यान से देखो 5 और 5 10 है यहाँ पे टर्मिनल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। या फिर मेटल के बीच बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा CO2 CO होलेट। तो अगेन वही सेम पॉइंट कि अगर नहीं मालूम है ये सब स्ट्रक्चर देख करके डरना नहीं है, हमें करना क्या है, कोबाल्ट का 36 करना है। कोबाल्ट खुद कितना है 27। अब इसको और कितना चाहिए, तो आपको मालूम है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और हमारे पास कार्बोनिल कितना 8, तो पहले 3 हमने दोनों को दिया। तो ये ध्यान से देखो, इसलिए मैंने ये दिखाया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, राइट। तो ये 6 आ गए, तो 27 + 6 कितना हो गया 33। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो कोबाल्ट क्या करेगा 27 में से 24 इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्डिंग में यूज नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो वही चीज़ क्या है, कोबाल्ट ये सिंगल दिखाया है, तो 27 था, अभी इसका 24 जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ, और 3 इलेक्ट्रॉन को ये दिखाया जो कि 27 हुआ। ये इससे एक बनाया, तो ये दोनों इसके भी काउंट होंगे, उसको भी काउंट होते हैं, राइट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा ही होता है। फिर ये वाले भी काउंट होंगे और ये वाले भी काउंट होंगे। तो ध्यान से देख लो, 24 + ये 6 तो 30 हो गया, और इधर से ये 3 2 और 2 और ये 2 तो 6 कितना हो गया 36। तो ओवरऑल आपको देखना है कि 36 हो रहा है कि नहीं। तो ये स्टेबल हो गया। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, सेम वही, ब्रीजिंग कार्बोनिल कितना है। तो ब्रीजिंग कार्बोनिल इसमें कितने हो जाएंगे 2। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, यस। टर्मिनल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड कितना है, तो टर्मिनल 3 और इधर 3 तो 6 हो जाएगा उसका आंसर। मेटल के बीच बॉन्ड है, यस है, 1 मेटल बॉन्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ट्रिक का एक ही फंडा है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का 36 इलेक्ट्रॉन करना है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये फॉलो करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 ऑप्शन गिवन है, विच कैन शो GI। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे निकेल है, वीक फील्ड लिगेंड है, राइट, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसमें GI पॉसिबल ही नहीं होगा। ये नहीं कि Ma2B2 लगा दिया, बेटा पहले चेक करना है ये टेट्राहेड्रल तो नहीं है। यहाँ पे NiCO4 ये वैसे भी Ma4 है, तो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो स्क्वायर प्लेनर हो, दोनों ही केस में नहीं होगा। बाय द वे अगेन ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पे Pt, तो यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बता रखा हूँ, और DsP2 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और ये वही है Ma2B2 टाइप है। तो यस ये GI शो करेंगे। और यहाँ पे फिर से ये कैसा हो गया Ma3B, तो ये नहीं शो कर सकता, क्यों, क्योंकि आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे इंटरचेंज करने से स्पेशल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर मान लो आपने ऐसा एक बनाया,
कि यहाँ पे सर मैं बी को इधर कर दूँ ए को, तो अभी देखो ए का डिस्टेंस यही है, अभी भी ए का डिस्टेंस है, तो इसलिए इसमें जी आई पॉसिबल नहीं है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, ये जो है PT NH3, तो 2 NH3 आप एंटी पे रख सकते हो, डेट इज ट्रांस, और एक बार दोनों NH3 को आप क्लोज पोजीशन पे रख सकते हो, डेट इज सिस। तो ये जो सिस प्लेटिन है, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान देना, राइट, इंपॉर्टेंट है ये। तो सिस प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी समझ में आता है कि सिस प्लेटिन ही वर्क करता है, एंटी वाला नहीं करता है। इसीलिए ध्यान से देखो, इसको और कैसे एप्लीकेशन ले सकता है, सिस प्लेटिन जो है वो EN2 से रिएक्ट कर सकता है इथिलीन डायमीन से। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड अटैच होते हैं वो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे दोनों Cl क्लोज में है, तो वो निकल करके EN लग सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों Cl कहाँ है, एंटी पे, तो कभी भी 180 पे बाइडेंटेड लिगेंड नहीं लगते हैं। तो इसलिए ऐसा भी पूछा सकता है कि क्या ट्रांस प्लेटिन रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमीन से, EN से नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि दोनों Cl एंटी पोजिशन पे है, तो रिमूव नहीं हो सकते, लेकिन सिस वाले कर सकते हैं। तो ऐसे भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, एक कदम आगे आपको सोच के रखना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ आइसोमर, अब आइसोमर बोल दिया मतलब ज्योमेट्रिकल भी थिंक करना आपको, ऑप्टिकल भी। बाय द वे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। कैसे? बाइडेंटेड लिगेंड 2 और मोनोडेंटेड है, तो 2 + 2 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, PT हो गया, EN मतलब आपका इस टाइप से दिखा लो आप, ये नाइट्रोजन डोनर होंगे, इधर CH2 होगा उसको ऐसे, तो ये नाइट्रोजन डोनर होंगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों क्या लगता है, सब नाइट्रोजन डोनर है तो सेम हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, ये बाइडेंटेट है, ये अलग है, ये मोनोडेंटेट है, अलग है। भले ही नाइट्रोजन डोनर है, बट ये अलग है और वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये रिंग वाले हैं और वो विदाउट रिंग वाले हैं, तो एक तो ये बनेगा। चूँकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक और क्या पॉसिबिलिटी है, इधर वाले तो सेम ही रहेंगे, इधर में मैं ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ एक बार, और एक बार नाइट्रोजन डोनर, तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, राइट। और एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो इधर तो सेम ही रहेगा आपका N, क्योंकि ऑलवेज बाइडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, ये ध्यान रखना, 180 पे मत कर देना। और यहाँ पे देखो, दोनों नाइट्रोजन डोनर था, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ मैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में यही फायदा है। तो यहाँ पे टोटल आइसोमर ध्यान से देखो कितने हो गए, 3, तो इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में X Y Z एक्सिस तीनों डायरेक्शन में आपके लिगेंड होते हैं। तो अगर मान लेता हूँ ये X डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन है और ये Z डायरेक्शन बोर्ड पे दिखा है, लेकिन यू नो कि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो X Y Z डायरेक्शन में लिगेंड है। नाउ GI में आपको कैसे सोचना है, क्योंकि ये नो इसमें ट्रांसपोजिशन कम है, 3 ही है, राइट। ये एक ट्रांसपोजिशन है, एक ये ट्रांसपोजिशन है और एक ये ट्रांसपोजिशन, X Y Z एक्सिस वाले ट्रांसपोजिशन है, तो ट्रांस कम है, सिस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऑलवेज आपको जब GI ड्रॉ करना हो तो ट्रांसपोजिशन से सोचना है, सिस ट्रांसपोजिशन और लेस, इसलिए वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू ट्रांस बाय पुटिंग सेम लिगेंड ऑन ट्रांसपोजिशन। दैट मीन्स ट्रांस पे सेम लिगेंड को रखा, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे रखेंगे। दैट मीन्स ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग का सिस्टम इसमें हम अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। अभी दूसरा जो पॉइंट है OI में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है, और वो दिक्कत एकदम खत्म रफी सर के ट्रिक से। ध्यान से देखो, OI के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ GI, जो यहाँ से आप कर लोगे, राइट, टेंशन खत्म। उसके बाद वो GI OI शो करेगा कि नहीं, उसके लिए सिंपल 3 पॉइंट है बेटा, सिर्फ 3 पॉइंट, इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। पहला पॉइंट की ट्रांसपोजिशन पे चेक करो, सेम लिगेंड तो नहीं आ रहे मोनोडेंटेड वाले, A के सामने A, राइट। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A, ट्रांसपोजिशन पे AA आ गया, तो पक्का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। इधर ये 4 लिगेंड कौन है क्या है उससे मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम मिल गए मोनोडेंटेड वाले, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, आंख बंद करके बताना। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ भी हो ट्रांसपोजिशन पे AA तो भी, या यहाँ हो तो, राइट। किसी भी 3 ट्रांसपोजिशन में से किसी भी एक ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से सुनना और लिख लेना। पॉइंट नंबर 2,
अगेन दो ट्रांसपोजिशन पे ए बी टाइप का आ रहा है, दैट मीन्स जैसे इस केस में मान लो ये ट्रांसपोजिशन ए बी, एक ही आया, फिर यहाँ पे ए और बी ऐसा आ रहा है, ए बी दो बार अगर आ रहे हैं दोनों ट्रांसपोजिशन पे तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी क्या है सोचना ही नहीं है, राइट। तीसरा पॉइंट, अगर दो रिंग बन रहे हैं दैट इज बाइडेंटल लिगेंड, दो रिंग है और वो परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक रिंग ये बोर्ड के प्लेन में है और ये ऐसा मत मानना बेटा, आपको मालूम है ये वाला जो है वो कैसे ऐसे है, तो ये रिंग कैसे ऐसे है, तो ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, तो दो रिंग अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान देना। ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट अगर दो रिंग एक ही प्लेन में है तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी इनएक्टिव भी, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें POS या COS है कि नहीं, राइट। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कभी भी रिंग को अटैच करना हो तो ऑलवेज 90 डिग्री पे अटैच करना है। 90 डिग्री का क्या मतलब है वो भी यहाँ पे समझो। जैसे ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री में है, तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ये सब ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे 90 है बेटा, ये बॉन्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे है, राइट, तो ये यहाँ से यहाँ अटैच है, तो यू नो ये 90 डिग्री है, तो ये भी करेक्ट है अटैच करने का तरीका, ये भी करेक्ट है। बट ये वाला अब रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस पे 180 पे आपने कर दिया है, ये वाले ऐसे हैं, तो 180 पे आप नहीं कर सकते, तो ये अटैच करने का तरीका रॉन्ग है, कभी भी नहीं कर सकते। वैसे ही ये वाले भी ट्रांस हो गए, ध्यान से देखो 180 पे, तो ये भी गलत तरीका है। तो ऑलवेज रिंग को 90 डिग्री पे अटैच करना है। इसीलिए जब दो मोनोडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस करोगे कि एक बाइडेंटेड को, तो वो दोनों मोनोडेंटेड सिस पे होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा। 180 पे होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सिस प्लेटिन आपका रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमीन से, लेकिन ट्रांस प्लेटिन नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको जितना टाइप मैं अभी बता रहा हूँ बस उतना ही टाइप ध्यान रखना है, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन इन्हीं टाइप में से आएगा, क्योंकि मैंने पूरे 20 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इससे बाहर कुछ नहीं गया, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो। MA6 अगर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हो और सेम हो तो कभी भी GI शो नहीं होगा, नहीं OI। अगर 5 सेम हो और एक डिफरेंट हो तो भी नहीं होगा GI और OI, राइट, ये सबको मालूम होता है। अगर 4 सेम हो और 2 अलग टाइप के सेम हो, MA4B2 टाइप हो तो यहाँ पे होगा, और जो कम है उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो B को मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सिस पे ले सकता हूँ क्लोज पोजिशन पे और एक बार मैं ट्रांस पे ले सकता हूँ, इसलिए इसमें GI पूछेगा तो 2। OI चेक करने का आपको ट्रिक दे रखा हूँ, ध्यान से देखो। A के सामने A आ गया ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे A के सामने A आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, सोचना ही नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर में GI प्लस OI तो वो भी 2 हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाएगा MA3B3, दैट मीन्स 3 मोनोडेंटेट एक टाइप के हैं और 3 मोनोडेंटेट वो भी एक टाइप के हैं, बट ये दोनों डिफरेंट हैं। तो इस टाइप में भी कैसे सोचना है, वही सेम। 3 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार ये तीनों को एक प्लेन में रखूँ, तो ध्यान से देखो ये तीनों एक प्लेन में बोर्ड के प्लेन में, और एक बार क्या करूँ कि ये 3 में 2 को एक प्लेन में रखूँ और एक को प्लेन के बाहर, ऐसे, राइट, ये बाहर वाला है। तो ऐसे वाले को बोलते हैं फेशियल, फैक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखना, पूछा गया है। जिसमें 2 एक प्लेन में है सेम वाले और एक आउट ऑफ प्लेन है तो इसको बोलते हैं फेशियल। मेरीडोनल एक बोलते हैं, मर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे, तीनों एक ही प्लेन में तो कट कर देंगे, मार देंगे मर वर्ड से, एक ही प्लेन में होंगे तो तीनों मर जाएंगे, तो मर, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिख रहा है 2 हो जाएगा। ऑप्टिकल चेक करना बहुत ईजी, ध्यान से देखो कि आपको AB कॉम्बिनेशन आ गया तो गया ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहाँ पे B के सामने B आ गया ट्रांस पे, एक ही आना चाहिए बस, ये भी गया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, इसलिए स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2। तो मोनोडेंटेड में बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है, MA6 नहीं शो करेगा, MA5B नहीं करेगा, MA4B2 GI 2 होंगे और MA3B3 मेरीडोनल और फेशियल, ये ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना। 99.9% इससे बाहर नहीं जाएगा। बाइडेंटेड में MAA3 वाला ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है तो ध्यान से देखो, 3 रिंग सब 90 डिग्री पे अटैच करना है। तो ध्यान से देखो ये रिंग और ये रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई, ट्रिक का वो पॉइंट लग गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, राइट।
क्योंकि कायरल हो गया एक तरीके से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये एक खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा। तो ज्योमेट्रिकल तो शो ही नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि सारे लिगेंड या डोनर एटम सेम है इसमें, राइट। तो GI नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि GI शो नहीं करे, OI शो करे, और ऐसा भी हो सकता है कि GI शो करे लेकिन OI शो नहीं करे। इसलिए ये सब पॉइंट स्टेटमेंट वाले पे भी ध्यान रखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर दो हो जाएंगे, एक ये खुद, एक इसका मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और स्टीरियो आइसोमर अगेन पूछेगा तो दो। तो ये एक ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही मिलेंगे आपको। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाले मिलेंगे, दो बाइडेंटेड लिगेंड और दो मोनोडेंटेड, MAA2 और A2। तो यहाँ पे आप कैसे थिंक करेंगे? वेरी सिंपल, मोनोडेंटेड को एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांस पोजिशन पे रख सकता हूँ। तो जैसे ही आपने ट्रांस पे रखा तो दोनों रिंग आपका एक ही प्लेन में आ जाएगा, राइट, और A के सामने A आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने का तो झंझट ही खत्म कर दे उस ट्रिक से। तो इसीलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अकायरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। GI पूछे इसका तो दो हो सकता है, एक बार AA को मैंने कहाँ रखा, ट्रांस पे, और एक बार AA को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, सिस पे, राइट। तो ये ट्रांस वाले हो गए। ये कौन सा है आपका, ट्रांस है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो GI दो हो जाएंगे, राइट। ध्यान दो, ये जो सिस वाला है ये अब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे दो रिंग, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया। दे रखा होगा आपको ट्रिक, दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाए तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये और इसका मिरर इमेज, इसलिए ये कायरल होंगे ये दोनों। तो ऑप्टिकल आइसोमर दो होंगे। अब स्टीरियो आइसोमर 2 + 2 4 मत कर देना, यहीं पे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसे प्रॉब्लम लिया है। 2 + 2 4 नहीं कर देना, क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये है और ये है, राइट, और ऑप्टिकल में ये है और ये है, राइट। तो आप क्या करो, 2 + 2 4 में मतलब एक को 2 बार काउंट कर लो, हमको एक ही बार काउंट करना है। तो इसलिए GI ये वाला एक है, ये OI नहीं है, तो ये एक काउंट होगा। ये GI है और OI भी है, तो दोनों में से कोई एक काउंट करो, राइट। तो इसलिए जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल भी शो करे तो ऑप्टिकल वाला ही ऐड कर लो, ज्योमेट्रिकल मत काउंट करो, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो गया आपका, राइट। ये 2 और ये एक 1, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमर 3 बताना, ध्यान देना, 4 मत कर देना, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल को 2 बार काउंट कर लो, इसीलिए। नाउ MAA2AB दैट मीन्स इस दोनों मोनोडेंटेड की जगह 2 डिफरेंट अगर मोनोडेंटेड कर दूं तो भी सेम ही रहने वाला है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पोजीशन ही उतनी है। तो इसलिए इसमें भी आपका GI 2 होगा, OI 2 होगा और SI 3 ही होगा। तो बेटा जितना इतना बताया ना, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और आप देख सकते हो आपके लिए OI चेक करना तो बहुत ईजी है, वो जो 3 पॉइंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। GI ड्रॉ करने में भी आपको पॉइंट समझाया है कि आप ट्रांसपोजिशन को ब्लॉक कर करके सोचो तो आपको ईजिली बन जाएगा। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की टोटल पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो यहाँ पे बच्चे कैसे सोचते हैं, MA2B2, इसलिए GI कितने हो जाएंगे, 2, और ऑप्शन 1 टिक करके आ जाते हैं, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि वो ध्यान क्या नहीं देते हैं कि ये जो है वो एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से एक बार दोनों कार्बन डोनर हो सकता है, एक बार दोनों नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, और एक बार कार्बन होगा तो नाइट्रोजन, या यहाँ नाइट्रोजन होगा तो कार्बन। तो इसलिए एक्चुअल में ध्यान से देखो, पॉसिबल पूछा है तो आपको फिर कैसे थिंक करना पड़ेगा। M मान लेते हैं अमोनिया का A2, तो ये वाला अगर दोनों कार्बन हुआ तो B2 ऐसा मानो, फिर MA2 दोनों नाइट्रोजन हुआ तो आप डिफरेंट डोनर है तो C2, और फिर अगर ये वाले कैसे हैं तो MA2 और इसका मान लो कि D तो दूसरा E, तो ऐसा है। तो यहाँ से भी 2 होते हैं, ये आपको मालूम है, यहाँ से भी 2 ही होंगे, ये आपको बता रखा हूँ, और यहाँ से भी 2 ही होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। इसलिए ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर MABCDEF दैट मीन्स 6 के 6 मोनोडेंटेड है और सारे डिफरेंट है तो कितने आइसोमर होंगे। तो ऐसे केस में कैसे थिंक करना, वही सेम कि आप यू नो कि आपका हेक्साडेंटेड है, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो एक बार A को फिक्स करो। अब A के सामने आप क्या क्या ला सकते हो, B ला सकते हो, C D E F, तो कितने हो गए, 5। वैसे ही एक बार B को फिक्स करते तो उसके सामने क्या ला सकते थे, C D E F, क्योंकि A ऑलरेडी आ चुका है, राइट। वैसे ही C को अगर फिक्स करते तो उसके सामने कौन आता है, D E F। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, राइट। उसके बाद मैं C के बाद D को अगर फिक्स करता उसके सामने E F तो 2, और E को करता तो उसके सामने F तो 1। तो कितने हो गए टोटल, ध्यान से देखो, 5 4 9 3 12
2 14 और 1 15, तो 15 तो GI हैं और चूंकि 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है तो इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता, तो ये सारे GI ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा 15 का डबल, क्यों, क्योंकि वो खुद होंगे उसका मिरर इमेज, तो OI टोटल बोलेगा तो 30, GI बोला तो 15, तो SI ऐसा मत कर देना 45, अभी बताया क्योंकि OI में वो GI ऑलरेडी काउंटेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन क्या होगा B। एंड लास्ट, अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है MAB2A2, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है, डिफरेंट डोनर है, ये ध्यान देना, और उसके नंबर 2 है, और ये मोनोडेंटेड है, इसके भी नंबर 2 है, GI OI SI ये पूछा है। तो देखो बेटा सोचना कैसे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ सोचना कैसे है, तो सोचना यहाँ से, ये देखो मोनोडेंटेड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो क्विकली आप क्या करो ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हेक्साडेंटेड वाले हैं, तो आप ड्रॉ कर लो, चाहे एक्स्ट्रा में चाहो तो ड्रॉ कर लो, दैट डजंट मैटर, आप ड्रॉ कर करके रख लो, राइट, इस टाइप से आप ड्रॉ कर करके रख लो, ये मैंने कर लिया। नाउ अब मैं कैसे थिंक कर रहा हूँ, मैं A को अगर ट्रांस पे रख दूं एक बार, तो अब मेरे पास AB, अब AB ऑलवेज 90 पे आएगा, तो ऐसे कर सकता हूं और ऐसे कर सकता हूं। ऐसे केस में क्या हुआ कि A के सामने B आया, सेम यही स्ट्रक्चर रख करके, डैट मीन्स A के सामने A, मैं यहाँ पे A के सामने A ला सकता हूँ, और वो कैसे, ध्यान से देखो, इस वाले को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये एक डिफरेंट हो गया। तो ये मैंने कैसे सोचा, ट्रांस पे A को मोनोडेंटेड लिगेंड को रख करके, ये 2 पॉसिबिलिटी, उसके बाद अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट, अब फिर हमें A को कहाँ पे रखना पड़ेगा, शीश पे, तो A को शीश पे रख दो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो A के सामने A ला सकते हो, तो यहाँ B भी रखो और ऐसे कनेक्ट करो 90 पे, एक ये हो सकता है। वैसे ही ये तो अभी वहीं पे रखना है, A के सामने A लाया, B के सामने मैं B ला सकता था, तो अगर ऐसे आपने लिखा तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले A को शीश पे रखो, A के सामने A आया, B के सामने B, A के सामने मैं B ला सकता हूँ, तो यहाँ A, यहाँ B और ये। अब इसके अलावा और आप नहीं थिंक कर सकते, नहीं बनेगा, आप देख लो तो सेम ही होगा। तो अब हमसे पूछा गया GI, तो GI हमने पहले ड्रॉ कर दिया, यही मैं बताना भी चाह रहा था ट्रिक में, तो GI कितना हो गया मेरा 5। अब अगर OI चेक करना तो आपको डरना ही नहीं है, कैसे, वेरी सिंपल, इसमें A के सामने A तो OI शो नहीं करेगा, A के सामने A OI शो नहीं करेगा, क्योंकि बोला था ट्रांस पे अगर सेम लिगेंड आ गया तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 2 रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया, सोचना ही नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ऑप्टिकली एक्टिव, 2 रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव, 2 रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव, तो 3 ऐसे हैं GI वाले, ये तीनों GI के पार्ट है, राइट, क्योंकि टोटल GI 5, तो ये 3 GI वाले ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, तो ये खुद होंगे और इसका मिरर इमेज होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो 6, राइट, ज्योमेट्रिकल तो 5 हो गया, तो ये 6, और स्टीरियो 11 मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये 3 GI फिर से आपने काउंट कर लिया, क्योंकि ये 3 GI ही OI शो कर रहे हैं, तो ये 3 GI OI शो कर रहे हैं, तो टोटल 6 इन तीनों से प्लस ये 2, तो कितने हो गए 8। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करना है, तो GI वो वाले जो OI शो नहीं कर रहा हो तो वो लेना है, प्लस वो GI जो OI शो कर रहा हो, अगर कोई GI OI भी शो कर रहा है तो फिर इसका OI का जितना GI शो कर रहा होगा उसका डबल कर देना है, तो सिर्फ बस इतना लेना और प्लस ये करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, वही क्या हमने टोटल GI हमारे पास 5 है, उसमें से 2 GI OI शो नहीं कर रहे तो उसको काउंट किया, ये 2 मैंने काउंट किया, और ये 3 GI को फिर काउंट नहीं करना है, इसको ऑप्टिकल आइसोमर में ले लिया, वो 6, तो 6 और +2 कितना हो गया 8। तो ये आपका कंप्लीट हुआ।